ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वर्ष 2025 वृषभ के लिए। वार्षिक राशिफल, क्योंकि हम पूरे वर्ष की बात करते हैं तो वो बहुत बड़ा कालखंड होता है, बहुत बड़ा समय होता है और पूरे साल में कई बार ग्रहों के परिवर्तन होते हैं। बड़े ग्रहों के परिवर्तन तो एक दो बार या एक ही बार यूजुअली होते हैं, लेकिन बाकी ग्रह भी परिवर्तन करते रहते हैं, तो चीज़ें बदलती रहती हैं। इसलिए वार्षिक राशिफल एक मैक्रो लेवल पर बनाया जाता है कि मूलतः या प्रमुख रूप से ग्रहों की जो स्थिति है, ग्रहों की जो ऊर्जा है, वो आने वाले वर्ष में आपको किस साइड लेके जाएगी। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल आते ही हैं, जिसमें मैं मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर गाइडेंस देता ही रहता हूं। तो वो तो पिन पॉइंट करने के लिए होते ही हैं कि हाँ, यहाँ पे क्या हो सकता है। जो वार्षिक राशिफल होता है वो एक मैक्रो लेवल पर दिया जाता है कि हाँ, किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, किन किन चीज़ों पर काम करना है। इस वीडियो को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इसको कुछ प्रमुख भागों में बांट लिया है। जैसा पहला होगा सेहत, दूसरा धन, तीसरा कुछ विशेष भविष्यवाणियां मेरी तरफ से, चौथा विवाह के योग, पंचम करियर, छठा भाग बिजनेस, सातवां प्रेम संबंध, आठवां मैरिड लाइफ, नवा संतान योग, 10वां कुछ सावधानियां, विशेष सावधानियां मेरी तरफ से, 11वां विद्यार्थियों के लिए, 12वां कुछ सामान्य उपाय जो आपको करने हैं, 13 सेहत के लिए कुछ उपाय, 14 धन के लिए उपाय, व्यापार नौकरी आदि के लिए उपाय, क्योंकि सब जगह पे धन इन्वॉल्व होता है, और 15 प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन को ठीक रखने के लिए कुछ उपाय। यकीन मानिए 2025 का वर्ष कोई आम वर्ष नहीं है। यहाँ पर सारे ही बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आसपास ही कर रहे हैं। राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, और बृहस्पति अतिचारी भी रहेंगे। उनका तो 2 बार इस वर्ष में राशि परिवर्तन होगा। तो बहुत कुछ बदलेगा इस वर्ष में, बहुत कुछ अच्छा भी होगा, लेकिन जीवन में सब कुछ अच्छा तो होता नहीं, तो कुछ बुरा भी होगा। इन सारी ही चीज़ों की विवेचना मैं इस वीडियो में करूंगा। तो शुरू करते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः समझाना चाहूँगा कि टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपको जहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है, आपको लगता है लग्न राशि रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। आपको लगता है चंद्र राशि रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखना चाहिए। नहीं पता आपको तो चंद्र राशि देख सकते हैं, या फिर जैसा मैंने कहा, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण वार्षिक राशिफल का। शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के साथ, यानी कि सेहत। सेहत के लिए ये वर्ष मिश्रित रहेगा। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। हाँ, ये है कि वर्ष के मध्य भाग के बाद थोड़ी बेहतरी होगी। उस पे आएंगे। पहले हम शुरुआत की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो शुरुआती महीना ही है, जनवरी फरवरी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि मंगल पतित हो जाएंगे 21 जनवरी को। तो आपके मारक भाव में आ गए। तो पतित ग्रह का मारक भाव में आना और मंगल का, ये क्या इंडिकेट करता है कि इंजरीज हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और बीपी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर आपको हृदय संबंधित रोग है तो आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो टाइम है, यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना है। और पतित ग्रह दूसरे भाव में, खाने पीने को लेकर बहुत केयरफुल इसी टाइम में रहना है, क्योंकि खाना पीना बिगड़ सकता है, उल्टा सीधा आप खा सकते हैं, बाहर के खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं। इसी कारण से जब वो मारक भाव में आते हैं तो उनकी विशेषता और बढ़ जाती है एज अ मारक। और दूसरा वो सप्तमेश भी हैं, जो एक मारक भाव होता ही है। तो पतित ग्रह 12वें घर का स्वामी मारक तत्व लिए आपके दूसरे भाव में है। तो यहाँ पर इंजरीज आदि के साथ साथ आपको नेत्र विकार, दांतों की प्रॉब्लम भी हो सकती है इस पीरियड में। तो आपको मंगल से थोड़ा सा बच के रहना है और खाने पीने पर तो बहुत जोर देना है। इसके बाद प्रॉब्लम्स कब होंगी? आपके जो लग्नेश है शुक्र, वो उच्च के हो जाएंगे जनवरी के अंत में, और लंबे टाइम तक उच्च के रहेंगे। अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, इसमें धन आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन लग्नेश का वक्री होना वो अच्छा नहीं होता। लग्न में कोई वक्री ग्रह का आना, लग्नेश का वक्री होना, ये अच्छा नहीं होता। तो 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक आपके जो शुक्र हैं वो वक्र अवस्था में रहेंगे।
आपके 11वें घर में, और 11वां भाव सेहत पर खर्चा दिखाता है क्योंकि छठे से छठा भाव है। तो ये पीरियड भी आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम तंग कर सकती है? इन्फेक्शंस बहुत तंग कर सकते हैं। लेडीज़ को गायनी प्रॉब्लम बहुत तंग कर सकती हैं। पुरुषों को, लेडीज़ को इसके साथ में यूट्रस की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। पुरुषों को इस टाइम पे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। कई प्रकार के, जैसे मैंने कहा, इन्फेक्शन, जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, उनकी दिक्कत यहाँ पे बढ़ेगी। यहाँ पे भी नेत्र विकार, आंखों में इन्फेक्शन, दांतों में इन्फेक्शन, डेंटल कैविटीज़, रूट कैनाल आदि आपको कराना पड़ जा सकता है। अब ऑब्वियसली डेंटल कैविटीज़ एक दिन में नहीं होती, लेकिन कभी वो उभर के तो आती हैं सामने जब दर्द होने लगता है या फिर आपको लगता है प्रॉब्लम है। तो ये वो टाइम होता है जब डेंटल इश्यूज़ आपको बहुत तंग करेंगे। और क्योंकि लग्नेश ही है तो ओवरऑल आपको अपना बहुत ध्यान देना है। इसके बाद शनि का गोचर होगा और शनि 29 मार्च को आपके 11वें घर में आकर बैठ जाएंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा है हर प्रकार से, सेहत को छोड़कर। क्यों, उस पर हम आते हैं। शनि योग कारक हैं, चर्चा करेंगे आगे। लेकिन शनि अपने आप में ना बीमारियां देते हैं, लंबी बीमारियां। तो उनका लग्न को देखना तीसरी दृष्टि से, यानी कि क्रॉनिक डिजीज आ सकती है। नसों के रोग शनि बहुत देते हैं, बॉडी में वीकनेस क्रिएट करते हैं। हाँ, क्योंकि वृषभ जो है वो शनि की एक ऐसी राशि है शनि के लिए जिसको वो ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देते, क्योंकि उनके लिए योग कारक है। फिर भी ग्रह का अपना मूल तत्व तो होता ही है ना। इसी कारण से आपको शनि के गोचर के बाद नसों की प्रॉब्लम, जनरल वीकनेस, कोई बहुत न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन की कमी, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल किसी एलिमेंट की कमी, वो हो सकती है। और जनरल वीकनेस रहेगी बॉडी में ना, बहुत वीकनेस रहेगी, पैरों में बहुत दर्द रहा करेगा, बाल झड़ना स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये शनिदेव का प्रभाव रहेगा। और अगर आपकी अपनी खुद की कुंडली स्ट्रांग नहीं है तो शनिदेव का प्रभाव क्या रहेगा? कोई क्रॉनिक डिजीज आपको दे देंगे, यानी कि कोई लंबी चलने वाली बीमारी। तो यहाँ पर आपको शनिदेव के गोचर के बाद थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चीज़ें थोड़ी सी बेटर आपके लिए कब होना शुरू होंगी? आपके लिए चीज़ें बेटर होंगी मई के बाद से। कारण क्या है? गुरु जो आपके अष्टमेश है वो आपके लग्न में बैठे हुए थे मई 2024 से, तो वो अपनी राशि बदल लेंगे। एक सेकंड। तो 14 मई को गुरु अपनी राशि बदल लेंगे, वो आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। और 4 दिन बाद क्या होगा? केतु अपनी राशि बदल लेंगे, वो आपके चौथे घर में आ जाएंगे। अब ये अच्छा क्यों होगा? अष्टमेश आपके लग्न से निकल गए और केतु जो खुद रोग के बड़े कारक हैं वो आपके लग्न को देखे जा रहे थे। तो हो सकता है 2024 से अब तक 25 के मध्य तक आप लोगों को कई प्रकार के रोग हुए हों, पेट के रोग हुए होंगे, आप में से कुछ लोगों को छोटी मोटी सर्जरी भी करानी पड़ी होगी, स्किन इन्फेक्शन हुए होंगे, स्किन डिसऑर्डर्स हुए होंगे, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, कोलाइटिस आदि ये इश्यूज हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, बहुत चीज़ें केतु के अंदर अधीन आती हैं। तो मई के बाद क्या होगा ना, ये जो चीज़ें सुधरना स्टार्ट हो जाएंगी और उससे आपको बहुत अच्छा एक प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी जो सेहत है वो बेटर होना शुरू हो जाएगी। तो मई तक का टाइम है जहाँ पर दिक्कत ज़्यादा रहेगी। उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक और पीरियड है इसमें जहाँ पे आपको थोड़ा सा बच के रहना है, वो है 26 जुलाई से 21 अगस्त, जहाँ पर गुरु और शुक्र की जोड़ी बनेगी। ये दोनों साथ में होंगे आपके मिथुन में ही, दूसरे भाव में, क्योंकि गुरु आपके अष्टमेश हैं और मारक भाव में यहाँ पे होंगे शुक्र और गुरु। तो वहाँ पे भी आपको अचानक से कोई रोग तंग कर सकता है। तो ये पीरियड्स हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जो मैंने शुरुआती भाग कहा उन सब पर बहुत विचार कीजिएगा। और मूलतः मई तक का टाइम आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। शुरुआती भाग साल का थोड़ा सा आपके लिए टेंशन ज़्यादा लेकर आ सकता है। मई के बाद से आपकी रिकवरी भी, अगर कोई डिजीज़ चल रही थी उसकी रिकवरी भी आपकी थोड़ी सी बेटर हो सकती है। अब कुछ ऐसी चीज़ों की बात कर लेते हैं जो आपको सामान्य तौर पर इस वर्ष में बहुत तंग करेगी। बीपी की प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, पेट के रोग, नर्व्स रिलेटेड, नसों की प्रॉब्लम, छाती से संबंधित रोग, लंग से संबंधित रोग, जो भी लंग्स का एरिया होता है, सियाटिका की प्रॉब्लम, गले के रोग बहुत तंग करेंगे आपको। पेट के रोग जैसे मैंने कहा, उसके साथ में इनडाइजेशन बहुत रहा करेगी। आँखों के विकार बहुत तंग करेंगे। बॉडी में वात की प्रधानता होगी, वात बढ़ेगा बॉडी में, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन, नसों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। और इसके साथ ही आपको सर के रोग, सर से संबंधित रोग काफ़ी तंग करेंगे। तो इन सारी ही चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।
चलते हैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की तरफ जीवन की, यानी कि धन। धन के लिए कैसा रहेगा ये पूरा वर्ष? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कारण क्या है? जो बड़े ग्रहों के बदलाव हो रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत अच्छे इंडिकेशन दे रहे हैं। सबसे पहला बदलाव किसका होगा? शनि का। बड़े ग्रहों की बात करें तो शनि आपके लाभ स्थान में आकर बैठ जाएंगे 29 मार्च को। तो उनका यहाँ पे आना, आपके योग कारक होने के नाते लाभ स्थान में आना अपने आप में अच्छा है। और उनका यहाँ से लग्न को देखना, यानी कि बहुत पैसा बढ़ेगा। अपनी मेहनत से, अपनी स्किल से, अपने भाग्य से पैसा कमा पाएंगे। वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, उनका लग्न को देखना, यानी कि भाग्य भी साथ देगा लाभ अर्जित करने के लिए। और शनि यहाँ से पंचम भाव को भी देखेंगे जो लक्ष्मी स्थान है, और शनि यहाँ से अष्टम भाव को भी देखेंगे। ये पंचम और अष्टम और 11वां ये अचानक से धन की वृद्धि करने वाले भाव होते हैं। तो आपके लिए बहुत विशेष जो लाभ है वो केवल शनि देव से ही आने वाला है। लेकिन बाकी ग्रहों की स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी है धन के मामले में। सबसे पहले बात करें शुक्र की। शुक्र बहुत लंबा अरसा जनवरी के अंत से मई के अंत तक उच्च के रहेंगे। लग्नेश है, उच्च का होना यानी कि इच्छाएं भी पूरी होंगी, पैसा भी प्राप्त होगा, नया पैसा कमाने के मौके भी मिलेंगे और धन कई गुना तेज गति से बढ़ेगा। 29 मार्च से मई के अंत तक शुक्र और शनि की जोड़ी भी बनी रहेगी, यानी कि लग्नेश और योग कारक ग्रह की जोड़ी लाभ स्थान में, और राहु का प्रभाव भी रहेगा। हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम, रुका हुआ पैसा, कुछ नॉर्मल से हटके करते हैं, बहुत तेज गति से आपको धन प्राप्त होने वाला है। तो ये जो वर्ष है आपका धन प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद जो ग्रह परिवर्तन होंगे वो भी आपके लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं। गुरु आपके धन स्थान में ही आ जाएंगे। तो गुरु अपने आप में जो लाभ स्थान के स्वामी हैं वो धन स्थान में आ जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ ये तो सबसे स्ट्रांग एक धन योग होता है कि लाभ का कभी भी धन से कुछ कनेक्शन हो जाए तो। और राहु का प्रभाव कहाँ होगा? राहु आपके 10वें भाव में आ जाएंगे 18 मई को, और वो कहाँ देखेंगे? वो आपके धन स्थान को देखेंगे। तो राहु और गुरु की जोड़ी जो दोनों ही चीज़ों को बढ़ाते हैं, वृद्धि की तरफ लेके जाते हैं, वो आपके पैसे को बढ़ाने ही वाले हैं। तो एक प्रकार से जो वर्ष है आपका धन के मामले में अत्यधिक शुभ है, अत्यधिक सकारात्मकता लिए है, अत्यधिक विशेष है। यहाँ पर धन ना केवल बढ़ेगा, यहाँ पर रुका हुआ पैसा भी आएगा और पैसे कमाने की इतनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना कि आप शायद, अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रहें और अगर आपका दशा थोड़ी सी भी ठीक ठाक है, यकीन मानिए इस वर्ष कुछ ऐसा कर पाएंगे जो धन के मामले में तो स्पेशली, क्योंकि हम वहीं उसी की बात कर रहे हैं, कुछ बहुत ही आपके लिए बड़ा करने का आपको मौका प्राप्त होगा। करियर हो या बिजनेस, दोनों में ही यहाँ पर आपको आपके लिए बहुत वृद्धि दिख रही है। 10वां भाव करियर का ही होता है, उससे वृद्धि के स्थान पर दूसरे भाव में शनि जाएंगे। फिर राहु यहाँ पे आ जाएंगे जो जॉब चेंज आदि भी दिखा रहा है, विदेश में जॉब दिखा रहा है। तो करियर हो, बिजनेस हो, अपना कुछ काम हो, पैरेलल बिजनेस हो, हर चीज़ में धन की वृद्धि आपकी बहुत ज़्यादा होने वाली है। ये वर्ष धन के मामले में तो आपका यकीनन बहुत अच्छा है। और अगर हम थोड़ा सा आगे की बात करें, नज़र डालें, तो गुरु ये भी आपके ना 3 भाव में, क्योंकि अतिचारी होंगे, वर्ष के अंत में आ जाएंगे अक्टूबर में, तो यहाँ से वो लाभ स्थान को ही देखेंगे जहाँ पे आपके योग कारक शनि होंगे। तो साल का अंत भी आपको कुछ बहुत तेज गति से लाभ देकर जा सकता है। बहुत शुभ समय है, बहुत प्रकार से आपको धन का लाभ हो सकता है। बस एक डेट है या 1-2 डेट है जहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। पहला 29 मार्च को, क्योंकि लाभ स्थान में आपके बहुत सारे ग्रह रहेंगे, ग्रहण भी होगा इस दिन, सूर्य ग्रहण। अब ये सबके लिए बुरा नहीं होगा, लेकिन जिनकी दशा अंतरदशा खराब चल रही है वो यहाँ पे कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब इस समय के आसपास कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ गलत जगह पे पैसा लगा सकते हैं, लालच के मारे कुछ गलत चीज़ों पर उनका नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे केयरफुल रहना है। और इसके साथ ही आपको वर्ष के अंत की तरफ भी थोड़ा सा केयरफुल रहना है। जब आपका एक ग्रहण 10वें घर में लगेगा तो यहाँ पे भी आपसे कुछ गलत निर्णय हो सकते हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी के मामले में। और बुध जो एकदम वर्ष के अंत में पतित होकर आपके 6ठे भाव में आएंगे, यहाँ पर भी आपसे कुछ गलत निर्णय हो सकते हैं। ये होगा अराउंड 23 नवंबर को। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ना, यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है।
अदरवाइज ये जो वर्ष है पूरा धन के मामले में देखा जाए तो आपके लिए बहुत शुभता लेकर आ रहा है। अब चलते हैं कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस की तरफ, कुछ विशेष भविष्यवाणियां जो मैंने एनालाइज करी हैं और विशेषतः आपके लिए हैं, जिन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, ये वर्ष ऐसा होगा जहाँ पे आध्यात्मिक रूप से आप बहुत खिंचाव महसूस करेंगे, यानी कि आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ। कारण क्या है कि शनि जो है वो आपके यहाँ पे आके 11वें घर में आके लग्न को देखेंगे, और केतु भी मोक्ष त्रिकोण में आएंगे। और केतु जब भी मोक्ष त्रिकोण में आते हैं 4, 8, 12 में, तो 4, 8, 12 को कनेक्ट करते हैं। तो आपका एक आध्यात्मिक विकास बहुत होने वाला है, तो उससे दूर मत भागेगा। कभी कभी क्या होता है ना, वृषभ वाले थोड़े से ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, और उसके चक्कर में क्या होता है ना, वो अपने ऊपर भी ध्यान नहीं देते। पैसा तो कमाते हैं लेकिन अपने ऊपर खर्च नहीं करते, और उसी प्रकार से कभी कभी वो थोड़ा सा ना एटलीस्ट एट इनिशियल स्टेज आध्यात्मिकता से दूर भागते हैं। सबके लिए नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकतम वृषभ वाले इनिशियल स्टेज पर। लेकिन ये वो समय है जब आपको आध्यात्मिकता को थोड़ा सा अपने जीवन में एक हिस्सा देना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने जीवन में ना टेम्पटेशंस को दूर कीजिए। मैंने कई वृषभ वाले लोगों को देखा है कि वो उनके पास बहुत कुछ होता भी है, फिर भी वो और कुछ चीज़ों की प्राप्ति के लिए इच्छुक रहते हैं, मेटेरियलिस्टिक वे में ज़्यादा। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये देखिएगा इस वर्ष कि क्या आपके लिए वो आवश्यक है। आपके पास 10 प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं, 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक और लेंगे तो क्या उससे आप एड ऑन करेंगे? अगर कुछ कर सकते हैं, आपको लगता है कुछ फ़ायदा होगा, आप किस एज पे हैं, या फिर आपको किस चीज़ पे और ज़्यादा पैसा लगाना है, क्या उसकी आवश्यकता है, या फिर उस पैसे को अपने ऊपर लगाएं, अपने ऊपर यूज़ करें, थोड़ा सा इंजॉय करें। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अपने जीवन में वैल्यू एडिंग करनी पड़ेगी। बस ऐसा नहीं कि पैसा जमा करते रहना है, उस पैसे को इंजॉय भी इस वर्ष कीजिएगा। अपने वाणी में थोड़ा सा सुधार लाने की कोशिश कीजिएगा, और कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन, स्पेशली अपने जो निकटतम लोग हैं उनसे बेटर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पिछले कुछ टाइम से आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी बिगड़ी हो, मे भी कुछ लोग आपसे दूर गए हो, तो उनको वापस लाने का साल है। अपने कम्युनिकेशन में थोड़ा सा सुधार करेंगे, अपने वाणी में थोड़ी सी मधुरता लाएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कई चीज़ें जो आपको तंग कर रही थी, कुछ अनिश्चितताएं थी, कुछ डर थे, उनसे भी आप निकलते हुए इस वर्ष दिख रहे हैं। ये वर्ष ऐसा है जब अगर आपने थोड़ा सा संयमित होकर और ध्यान लगाकर कार्य किया तो एक बैलेंस बहुत अच्छा आपके जीवन में आ जाएगा, मेटेरियलिस्टिक यानी कि भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में। ये एक ऐसा भी वर्ष है जहाँ पे आप में से कई लोग मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, मंत्र साधना की तरफ जाएंगे। तो अवश्य अगर आपके जीवन में कोई गुरु है जो आपको ये सिखा सकता है, तो इन चीज़ों के प्रति आपको अवश्य जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि धन तो आएगा, जैसे मैंने कहा धन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन उस धन को यूटिलाइज आपको 2 तरीके से करना है। एक तो उसको सेविंग, इन्वेस्टमेंट जो भी करना है, लेकिन पुनः कहूँगा ये वर्ष इंजॉय भी कीजिएगा। यानी कि जो धन पड़ा हुआ है, ऑब्वियसली मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुंडली से चीज़ें बहुत बदल जाती है, लेकिन जिनके पास धन है, कमाया हुआ है, आप एक एज पे सर्टन पहुँच चुके हैं, 40, 45, 50 पार कर चुके हैं, तो इस वर्ष को इंजॉय भी कीजिएगा। ये वर्ष एक ऐसा वर्ष है जहाँ पे आपके लग्नेश लंबे समय के लिए उच्च के रहेंगे। तो अपने जीवन को थोड़ा सा जो उसका भोग है उसको भी आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर रखिएगा। मैंने तभी कहा ना कि बैलेंस आएगा। ये ऐसा वर्ष है, अधिकतम क्या होता है, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैं आध्यात्मिकता की तरफ जाऊं या मैं भौतिकता की तरफ जाऊं। सबसे अच्छा ये होता है कि आज के टाइम में आप दोनों में बैलेंस रखें, क्योंकि हाँ, अगर आप उस स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे आपको भौतिक जीवन बिल्कुल मैटर नहीं करता, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम में से अधिकतम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। एक आफ्टर सर्टेन एज शायद पहुँच सकते हैं, आफ्टर अ सर्टेन एक पॉइंट हम पहुँच सकते हैं, लेकिन जब तक आप इन्वॉल्व हैं लोगों के साथ, आप काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, नहीं हो सकता। तो अगर एक बैलेंस बना के रखेंगे, अपने जीवन में आध्यात्मिक टच भी लाएंगे और साथ में अपने जीवन को इंजॉय भी करेंगे, जो आपने मेहनत की है, धन कमाया उससे, तो आपके लिए वर्ष और भी अच्छा जाएगा। अपने संबंधों पर काम कीजिए, फिर से कहूँगा, और अपने इमोशनल लाइफ पर भी काम कीजिए। अगर कुछ इमोशनली हर्ट कर रहा है उसको एक्सप्रेस कीजिए, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को बताइए, और गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। ये वर्ष ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाए, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आ सकती है जीवन में। वृषभ वाले कभी कभी बहुत रिजिड हो जाते हैं,
गुस्सा यूजुअली नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो बहुत भयंकर गुस्सा करते हैं और उससे यूजुअली संबंधों में विकार आते ही हैं। तो इन सारी ही चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। अपने नेचर को समझिए, अपने पोटेंशियल को समझिए, अपने जीवन को समझिए, जीवन की प्रायोरिटीज़ को समझिए और जीवन में क्या करना है, किस चीज़ पर फोकस करना है, इन चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्ष ये जाएगा। अब चलते हैं विवाह के योग की तरफ कि क्या विवाह का योग बन रहा है। विवाह का योग जब मैं बताता हूँ तो वो समय है जब विवाह संबंधित चीज़ें आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि कोई अच्छा रिश्ता मिलना, कोई बात पक्की होना, वो उसका लिए योग है। जो मुहूर्त आदि होता है वो अलग प्रोसेस होता है, तो इसको उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि हाँ मुहूर्त इस टाइम में निकल जाएगा, वो उसके लिए फिर अलग एक पूरा प्रोसेस होता है और मुहूर्त भी बहुत विस्तृत प्रोसेस है। कभी कभी कंसल्टेशन में लोग पूछते हैं कि आप कंसल्टेशन में मुहूर्त निकाल दीजिए, मैं उनको बताता हूँ असल में अगर मुहूर्त निकालना है ना बहुत विस्तृत प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे उसको विवाह का योग से कि हाँ जब विवाह संबंधित चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं उससे इसको समझिएगा, उस चीज़ से इसको रिलेट कीजिएगा। तो क्या विवाह का योग बन रहा है? हाँ, इस वर्ष कई बार विवाह का योग बन रहा है। सबसे पहले कब बनेगा? 4 फरवरी के बाद से, जब गुरु मार्गी हो जाएंगे और वो सप्तम भाव को देखेंगे और इसी पीरियड में क्या होगा, शुक्र भी जनवरी के अंत में आपके 11वें घर में आ जाएंगे। तो 11वां भाव भी विवाह के लिए इंपॉर्टेंट भाव है क्योंकि सप्तम से पंचम है। तो ये मान के चलिए कि 4 फरवरी से जब तक शुक्र वक्री नहीं होते यानी कि 2 मार्च तक, तब तक का पीरियड आपका बहुत अच्छा है। उसके बाद शुक्र वक्री हो जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद कब योग अच्छा बनेगा? इसके बाद योग अच्छा बनेगा जब शनि आपके 12वें घर में आएंगे, 11वें घर में आएंगे, शनि 11वें घर में आपके 29 मार्च को आ जाएंगे। अब 29 मार्च में पर्टिकुलर नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा रहेगा, तो मान के चलिए कि अप्रैल के मध्य भाग के बाद से जब शुक्र भी पुनः मार्गी हो जाएंगे तो 15 अप्रैल से या 13 अप्रैल से अराउंड जुलाई तक, जब शनि वक्री हो जाएंगे 13 जुलाई तक, तो 15 अप्रैल से या 13 अप्रैल से 13 जुलाई ये पीरियड होगा जब पुनः आपका विवाह का योग है, यानी कि इस टाइम पे आपको ज़्यादा प्रयास करना है। उसके बाद क्या होगा, शनि ना वक्री हो जाएंगे और क्योंकि वो सप्तम से पंचम में आपके वक्री होंगे यानी कि लाभ स्थान में, तो उसके बाद वो थोड़ा सा विघ्न देना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली आप ये मानिए कि मई जून तक का टाइम, पहले मोटे मोटे तौर पर कहूँ तो फरवरी से मार्च के अंत का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो आपको टाइम अच्छा रहेगा वो अप्रैल के मध्य भाग से अराउंड जुलाई के बाद तक का, जुलाई के मध्य भाग तक का टाइम अच्छा रहेगा। इसके बाद थोड़ा विवाह संबंधित चीज़ों में विघ्न आना शुरू हो जाएंगे। फिर कब चीज़ें बदलेंगी? फिर चीज़ें बदलेंगी एकदम वर्ष के अंत में, क्योंकि गुरु एक बार तो मई में राशि परिवर्तन कर लेंगे आपके, लेकिन गुरु अतिचारी हैं तो 18 अक्टूबर को कुछ समय के लिए 3 महीने के लिए वो आपके तीसरे घर में आ जाएंगे और यहाँ से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो यहाँ भी आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी विवाह की बन जाएगी, यानी कि वर्ष के एकदम अंतिम भाग में, यानी कि 18 अक्टूबर से करीबन दिसंबर के मध्य भाग तक। तो ये वो समय है जब आप अपने प्रयास ज़्यादा करेंगे तो विवाह के जो योग हैं वो आपको बहुत सहायता प्रदान करेंगे। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए वर्ष बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे समीकरण आपके लिए बन रहे हैं। सबसे पहले तो गुरु वक्री रहेंगे 4 फरवरी तक, तो वहाँ तक थोड़ी सी स्थिति खराब तो नहीं कहूँगा लेकिन स्लो हो सकती है। कोई प्रमोशन था आपका वो रुक सकता है, क्यों? क्योंकि वो सप्तम को देख रहे हैं। लेकिन 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, तो 4 फरवरी से 29 मार्च के बीच में प्रमोशन के योग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गुरु, शनि और राहु ये सारे मिलकर, 3 ग्रह मिलकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो 4 फरवरी से लेकर 29 मार्च के बीच में प्रमोशन होने के योग आपके बहुत अच्छे हैं। ग्रहों के अब गोचर में नज़र डाल लेते हैं। जो बड़े ग्रहों के गोचर हैं वो आपके लिए कैसे विशेष प्रभाव देंगे। गुरु आपके धनस्थान में आ जाएंगे 14 मई को, राहु यहाँ पे आ जाएंगे 10वें घर में 18 मई को, शनि 29 मार्च को आ जाएंगे आपके 11वें भाव में और केतु आ जाएंगे 4थे भाव में। अब एक एक करके इन सब पर नज़र डालते हैं क्योंकि सारे ही ग्रह आपके करियर पर एक विशेष प्रभाव दिखा रहे हैं। शनि की बात करें, 10वें घर के स्वामी लाभ स्थान में चले जाएंगे। अपने आप में बहुत सरल चीज़ है समझना कि करियर का स्वामी लाभ स्थान में, यानी कि पैसा बढ़ेगा, करियर की वृद्धि होगी, करियर में नए मौके मिलेंगे, करियर तेज गति से आगे बढ़ेगा। और शनि यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे तो ये समय बहुत अच्छा है।
गुरु आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में 14 मई को, और राहु आ जाएंगे 18 मई को। राहु भी चेंज दिखाते हैं और गुरु क्योंकि अष्टमेश है तो वो भी चेंज दिखाते हैं। तो जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है मई के मध्य भाग में, जहाँ पे गुरु और राहु का प्रभाव होगा। और केतु चौथे घर में आएंगे, यानी कि घर से दूर जाने का मौका मिलेगा। और राहु 10वें घर में है, तो जो लोग विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए भी मई के बाद बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है कार्य क्षेत्र में। तो ओवरऑल देखा जाए ये पूरा ही वर्ष करियर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब कुछ ऐसी चीज़ें जिससे केयरफुल रहना है। सबसे पहला, मंगल पतित अवस्था में आ जाएंगे, गिर जाएंगे 21 जनवरी को, और यहाँ पे रहेंगे पतित अवस्था में करीबन अप्रैल तक। तो यहाँ पे ना वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में वाणी के कारण आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, तो इस पर ध्यान देना है। दूसरा, हमने शनि की गोचर की बात करी, लेकिन उससे कुछ दिन पहले और बाद के सेंसिटिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रह रहेंगे, 6 ग्रह रहेंगे। 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, तो ठीक है लेटर ऑन शनि अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन 29 मार्च के 15 दिन पहले, 1 महीने बाद, या 1 महीने पहले 1 महीने बाद तक का समय सेंसिटिव है। जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही उनके लिए यहाँ पे जॉब जाने के योग भी बन सकते हैं, तो यहाँ पे केयरफुल रहना है। इसके बाद आपके 10वें भाव में ही एक ग्रहण लगेगा साल के अंत की तरफ, यानी कि सितंबर में 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे भी जॉब में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके अलावा कुछ और ग्रहण भी लगेंगे आपके पंचम भाव में। 14 मार्च को एक ग्रहण लगेगा और 21 सितंबर को। तो ये डेट्स भी आपको केयरफुल रहनी है। क्यों? क्योंकि 10वें से अष्टम में जब ग्रहण लगता है तो भी अचानक से कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता आ सकती है। तो ये कुछ डेट्स हैं जहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। अदरवाइज ऑन द होल देखूँ तो ये जो वर्ष है आपका कार्य क्षेत्र में आगे ही लेकर जाएगा। कुछ विशेष टिप्पणियाँ मेरी तरफ से, अकेले आगे बढ़ना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना कि मेरा कलीग कुछ करेगा या मेरा दोस्त कुछ करेगा तभी मैं कुछ करूँगा, नहीं। मानसिक स्थिरता पर काम कीजिएगा, क्योंकि ये वर्ष आगे तो जाएगा लेकिन मानसिक लेवल पर चैलेंजिंग रहेगा। यात्राओं के बहुत योग बनेंगे इस वर्ष आपके, अगर आपके जॉब में यात्रा इन्वॉल्व होती है तो कई मीटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी। स्थिरता बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि कुछ भी अगर नेगेटिव होता है कार्य क्षेत्र में ना, उसका ज़्यादा ध्यान अपने ऊपर नहीं पड़ने देना, नेगेटिव प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देना, ज़्यादा रिस्क नहीं लेने, वाणी पर कंट्रोल बहुत रखना है। अचीवमेंट्स का वर्ष है, बहुत कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाग्य का भी आपको बहुत हद तक इस वर्ष साथ मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्येश ही लग्न को देखेंगे, तो भाग्य का भी यहाँ पे साथ मिलता हुआ दिख रहा है। अपने कलीग्स से बहुत बच के रहेगा, क्योंकि ये ऐसा वर्ष है जब आपके कलीग्स जिनसे आपकी बनती थी, जो आपके दोस्त थे, अपने आप को दोस्त कहते थे, वही आपको धोखा देंगे, उन्हीं के कारण आपको नुकसान की प्राप्ति होगी। ये वर्ष ऐसा है, अगर आपने अच्छा काम किया आपको अचीवमेंट से या फिर अपना नाम बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन डिपेंड करता है कि अपने आप को आप ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे दूर रखते हैं और अपने मानसिक स्थिरता पर कैसे काम करते हैं, क्योंकि इस वर्ष स्ट्रेस बहुत रहेगा कार्य क्षेत्र में। और शुक्र भी आपके 11वें घर में रहेंगे, तो जनवरी से लेकर मई तक का पीरियड ये ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपका बहुत पड़ेगा। तो इन सारी ही चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। प्लानिंग का बहुत मौका मिलेगा आपको, नए नए मौके, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होंगी। बस आपको तत्पर रहना है कि अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे वो एक्सेप्ट करना है। एक चीज़ बस कहूँगा, अपने आप को मेंटली एग्जॉस्टेड मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाएंगे और फिर उसका कार्य क्षेत्र पर एक बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, जो लोग सेल्स या मार्केटिंग से जुड़ा कार्य करते हैं, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा कार्य करते हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़ा कार्य करते हैं, जो डेटा से संबंधित कार्य करते हैं, जो फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, जो कुछ भी कलात्मक दुनिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, और या फिर कोई जो लोग एजुकेशन फील्ड में हैं उनके लिए पूरा, या एविएशन फील्ड में हैं उनके लिए पूरा ही ये जो वर्ष है अच्छा जाएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए वर्ष अच्छा दिख रहा है। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें भी आपके लिए अच्छी होती जाएंगी। शुरुआती जो भाग है वर्ष का, वहाँ पे केयरफुल रहना है, क्योंकि आपके जो सप्तमेश हैं यानी कि बिजनेस के भाव के स्वामी मंगल, वो पतित हो जाएंगे, वो पिछली राशि में गिर जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि
एक तो सप्तमेश अपने से अष्टम में पतित हो रहे हैं, अचानक से बड़ा नुकसान हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं, स्पेशली अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, कुछ मतलब कि प्रोडक्ट बेस्ड काम है तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ हो सकती है, प्रोडक्ट खराब हो सकते हैं और धोखा भी मिल सकता है, पार्टनर से धोखा यहाँ पे मिल सकता है। तो ये पीरियड रहेगा आपका 21 जनवरी से अप्रैल के करीबन मध्य भाग तक। तो वहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। चीज़ें थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू होंगी फरवरी से, जब गुरु मार्गी होंगे तो वो सप्तम को देख रहे थे लेकिन वक्री थे, तो चीज़ें थोड़ी डिले हो रही होंगी। तो गुरु भी देख रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं और 29 मार्च तक शनि भी देखेंगे। तो 4 फरवरी से 29 मार्च कुछ बड़े निर्णय लेने के लिए, पैसा तेज गति से कमाने के लिए और बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपका बहुत अच्छा है। आपके जो शुक्र हैं वो भी उच्च अवस्था के हो जाएंगे जनवरी के अंत से मई के अंत तक, और क्योंकि वो लग्नेश हैं और सप्तम से पंचम में होंगे तो जनवरी के अंत से मई का जो समय है अंत तक का, ये बहुत अच्छा है। इसमें पैसा तेज गति से बढ़ेगा और क्योंकि राहु के साथ बैठे और राहु सप्तम को देखेंगे मई तक, तो विदेश से पैसा आ सकता है। ध्यान बस ये देना है कि शुक्र वक्री होंगे इस बीच में, तभी इतने टाइम के लिए आपके 11वें घर में है। तो शुक्र वक्री होंगे 2 मार्च से 13 अप्रैल। यहाँ पे कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, शुक्र की बात आ गई तो फ्रॉड भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में भी गड़बड़ आ सकती है। ज़्यादा चालाकी भी यहाँ पे मत कीजिएगा, यहाँ पे कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस और ज़्यादा चालाक बनना ना कभी कभी व्यक्ति को नुकसान दे सकता है, तो यहाँ पे केयरफुल रहेगा। आपका धन और तेज गति से बढ़ना शुरू हो जाएगा साल के मध्य भाग के बाद। कारण क्या है, बहुत विशेष कारण है इसके पीछे। सबसे पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति पर नजर डालते हैं। 14 मई को गुरु आ जाएंगे धन स्थान में, 18 मई को राहु आ जाएंगे आपके 10वें घर में, शनि आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में 29 मार्च को और केतु आ जाएंगे 4थे घर में आपके 18 मई को। अब इसमें से जो विशेष ग्रह आपके बिजनेस में लाभ देंगे वो होंगे गुरु और शनि, क्योंकि गुरु धन स्थान में आ गए और सप्तम से अष्टम में एक शुभ ग्रह आ गया, यानी कि बिजनेस में स्थिरता रहेगी, कॉन्टिन्यूटी के साथ पैसा मिलेगा। और शनि भी क्योंकि आपके सप्तम से पंचम में आ गए, यानी कि सप्तम का लक्ष्मी स्थान और योग कारक ग्रह है, तो यहाँ से भी आपको पैसा बढ़ने का मौका मिलेगा। केतु क्योंकि सप्तम से 11वें में थे, 18 मई तक यहाँ पे रहेंगे, तो पैसा तो आ रहा होगा लेकिन विघ्न के साथ। जैसे ही केतु हटेंगे आपके सप्तम से लाभ से, तो आपका जो रुका हुआ पैसा था बिजनेस में, रुका हुआ काम था बिजनेस में, वो भी बनना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल ये वर्ष में भी जनवरी फरवरी थोड़ा सा कष्टकारी जाए, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी, फिर मई के बाद तो बिजनेस में और भी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, ये वर्ष ऐसा है जहाँ पे आपको अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अधिकतम जो आप ट्राई करेंगे वो आपको लाभ देकर जाएगा। अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बच के रहना है। अगर आपका बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप का बिजनेस है तो आपके दुश्मन षड्यंत्र रचेंगे, और पार्टनर्स से भी बच के रहना है। आपको बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने बिजनेस में इस वर्ष। अपने बिजनेस की एक इंडिविजुअल पहचान बनानी पड़ेगी, तभी बिजनेस आपका आगे फलेगा फूलेगा। कुछ नया सीखने को मिलेगा, धन तो बहुत आएगा, तो उस धन को यूटिलाइज भी कीजिएगा। आपको अपने बिजनेस में यात्रा करने का भी मौका मिलेगा और बिजनेस में एक लीडर बन के उभरने का भी मौका आपको इस वर्ष प्राप्त होगा। ये वर्ष ऐसा है जब आपके बिजनेस में आपको नए आइडियाज़ भी आएंगे और कुछ अच्छे लोग भी आपके साथ जुड़ सकते हैं, एज अ एसोसिएट्स, एज अ पार्टनर, एज अ इन्वेस्टर्स, तो उसका भी आपको लाभ उठाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भ्रम की स्थिति आपको तंग कर रही थी पिछले कुछ वर्षों से कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो भ्रम की स्थिति भी दूर होगी और आप अपने जीवन में अच्छा कार्य कर पाएंगे अपने बिजनेस में। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वर्ष ऐसा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑन द फ्रंट फुट खेलना पड़ेगा, यानी कि एकदम, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा कोई रिस्क ले लीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत या छोटा मोटा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा अगर आप अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं। जो बिजनेस करते हैं वो जानते हैं कि कभी कभी बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है अगर आगे बढ़ना है। तो ये वर्ष ऐसा ही है जब थोड़ा सा वेल प्लान रिस्क, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ आपने स्टडी किया है, फिर कोई रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो अवश्य ले सकते हैं। ओवरऑल ये जो वर्ष है बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आपका पब्लिशिंग का काम है, अगर आपका कंसल्टेशन की सर्विसेज का या कंसल्टिंग सर्विसेज का काम है, अगर आपका फाइनेंस का काम है, रियल एस्टेट या ऑटोमोबाइल सेक्टर का कुछ काम है, माइनिंग से जुड़ा कुछ काम है, आपका एविएशन सेक्टर्स या एविएशन से संबंधित कुछ भी काम है, कोई
आप पार्ट्स उनके बनाते हैं या कोई सर्विसेज है उससे जुड़ी, स्पेयर पार्ट्स का काम है, कुछ भी लोहे से जुड़ा काम है, कुछ भी मेटल से जुड़ा काम है या फिर केमिकल से जुड़ा कोई काम है, तो पूरा ही वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा। या फिर हाँ, इवन अगर आप ड्रग से जुड़ा कुछ भी दवाइयों से संबंधित, जहाँ पे स्पेशली दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग का कुछ आपका काम है या फिर उनसे संबंधित कुछ भी करते हैं, तो आपके लिए पूरा ही वर्ष अच्छा जाएगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, ये वर्ष बहुत प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहा, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो परसिस्टेंटली तंग करेंगी। अगर हम देखें तो हाँ, केतु आपके पंचम को छोड़ देंगे मई में, वापस उल्टे चलते हैं तो चौथे घर में चले जाएंगे, लेकिन शनि देव का प्रभाव तो रहेगा ही। शनि आपके 11वें घर में आ जाएंगे और पंचम को देखेंगे। जो साल का शुरुआती भाग होगा ना, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। कारण क्या है कि मंगल 21 जनवरी को पतित हो जाएंगे और वो देखेंगे चौथी दृष्टि से पंचम को। गुरु देख रहे हैं, जो ठीक है फरवरी में मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी को, लेकिन वो अष्टमी से है, यानी कि अनिश्चितता लेकर आएंगे। और केतु ऑलरेडी बैठे हैं, तो कई लोगों के लिए तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शुरुआती साल के शुरुआती भाग से ही आना शुरू हो जाएंगे। जनवरी के अंत से ही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। गुरु मार्गी अवस्था में जाएंगे फरवरी के बाद, तो थोड़ा सा बेटरमेंट होगा, लेकिन कंट्रोल चीज़ें नहीं हो पाएंगी। जिनकी ऑलरेडी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है, अचानक से झगड़े हो सकते हैं। मंगल गुस्सा दिखाएंगे, गुरु ईगो क्लैशेस, केतु डिटैचमेंट, तो ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं। तो रिलेशनशिप में वहीं पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हम कहेंगे हाँ, केतु का गोचर हो जाएगा, हट जाएंगे पंचम से, तो उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। गुरु आपके 10वें घर, दूसरे घर में आ जाएंगे 14 मई को। केतु आ जाएंगे 10वें भाव में 18 मई को। राहु 18 मई को, केतु चौथे भाव में, राहु 10वें भाव में, और शनि 11वें भाव में आ जाएंगे 29 मार्च को। तो 18 मई को केतु का यहाँ पे आना, हम कहेंगे चलो पंचम को छोड़ दिया तो अच्छा है, लेकिन मार्च से शनि का प्रभाव भी तो आ गया। शनि भले ही आपके योग कारक हैं, लेकिन रिलेशनशिप के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए कभी भी वो अच्छा प्रभाव नहीं देते। ऊपर से ये जो शनि है, ये जुलाई में वक्री भी हो जाएंगे 13 जुलाई को, और 28 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। यानी कि ये वो समय होगा जब आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो ये रिलेशनशिप के लिए तो महीना, वर्ष जो है, ये अच्छा नहीं दिख रहा। एट टाइम्स थोड़ी सी चीज़ें बेटर होंगी। शुक्र भी आपके 11वें घर में रहेंगे जनवरी से लेकर मई तक, तो वो संभाल लेंगे, लेकिन बहुत अच्छा वर्ष ये नहीं दिख रहा। एट टाइम्स यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती हैं, और जैसे मैंने कहा, ब्रेकअप की भी कई सिचुएशन आ सकती हैं। विशेष प्रेडिक्शन, अगर कुछ छोटा मोटा होता भी है तो एकदम ब्रेकअप मत कीजिएगा, एक सेकेंड चांस अपने पार्टनर को देने का मौका देगा। ऑब्वियसली चीटिंग आदि उसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। अपने रिलेशनशिप को थोड़ा मीनिंगफुल बनाइएगा, आगे के बारे में सोचिएगा, अच्छा टाइम स्पेंड कीजिएगा और मैच्योरिटी लाइएगा। जितना आपने इन चीज़ों पर काम किया उतना अच्छा रहेगा। साथ में अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को सेट करना है, एक दूसरे को समझना है। देखिए, जब साथ में रहते हैं ना, तो ऑब्वियसली दोनों अलग व्यक्ति हैं, ख्यालात अलग होते हैं कई बार, लेकिन अगर साथ में टाइम बिताना है, साथ में फ्यूचर बिताना है, तो एक दूसरे को समझना चाहिए और उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। कुछ छोटी मोटी गलती है तो उसका बतंगड़ मत बनाइएगा। फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिलेशनशिप में, तो माफ़ करके आगे बढ़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। इस वर्ष कई बार ऐसा होगा कि आप कुछ बोल देंगे, लेकिन वो क्लियर नहीं होगी चीज़, और उसका फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशन भी उत्पन्न हो सकती है इस साल, इसी चीज़ के कारण कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट शायद अच्छा ना कर पाए या फिर उनकी इज्जत ढंग से ना कर पाए। ये भी सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में। कई बार रिलेशनशिप इन्हीं कारणों से टूटता है कि पार्टनर इज्जत नहीं करता। तो अपने मन को खोल कर बात कीजिएगा, पार्टनर की इज्जत कीजिएगा, और थोड़ा सा अपने लिए भी मी टाइम निकाला कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना, इतना घुस जाते हैं एक दूसरे की लाइफ में कि अपने आप को भूल जाते हैं, और फिर डेस्परेशन के कारण प्रॉब्लम्स आती है। तो थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालिएगा और अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट पर बहुत ध्यान दीजिएगा। इन सारी चीज़ों पर आपने विचार किया तो फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन ओवरऑल कहूँ तो बहुत ईजी टाइम तो नहीं रहेगा रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए मिश्रित सा साल है। शनि की दृष्टि हट जाएगी 29 मार्च के बाद, तो वहाँ से थोड़ी सी स्थिति ठीक होगी, लेकिन साल का शुरुआती भाग ही प्रॉब्लम लेके आएगा, क्योंकि 21 जनवरी को मंगल पतित हो जाएंगे और आपके दूसरे घर में आ जाएंगे,
और ये अपने आप में मंगल दोष होता है, बहुत स्ट्रांग मंगल दोष होता है। तो गुरु भी आपके वक्र होकर सातवें घर को देखेंगे, वो मार्गी हो जाएंगे फरवरी में, लेकिन वो अष्टमेश हैं तो मैरिड लाइफ में अस्थिरता लाएंगे। अब देखिए शनि का प्रभाव भी रहेगा, राहु का प्रभाव भी रहेगा और मंगल दोष भी आ गया। तो जो अप्रैल तक का टाइम है ना, अप्रैल के स्टार्ट तक का टाइम, वो मैरिड लाइफ में बहुत कष्टकारी है। वहाँ तक आपको बहुत ध्यान देना है। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी ठीक होना शुरू हो जाएंगी, मंगल दोष का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। शनि आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे तो 10वें भाव से उनकी दृष्टि हट जाएगी। राहु की दृष्टि मई में हट जाएगी, मई में राहु 10वें घर में आ जाएंगे। गुरु 14 मई को आपके दूसरे घर में चले जाएंगे तो उनकी दृष्टि भी हट जाएगी। और केतु आपके चौथे भाव में आ जाएंगे 18 मई को। तो मई या कहिए अप्रैल के बाद से चीज़ें सुधार की तरफ जाएंगी, फिर मई के बाद चीज़ें और भी ठीक हो जाएंगी जब राहु का प्रभाव भी हट जाएगा। हाँ, इन-लॉज के कारण प्रॉब्लम बहुत होगी मई के बाद, तो इन-लॉज से थोड़ा सा संबंध ठीक करके रखिएगा। फिर वर्ष के अंत में एक बार प्रॉब्लम आएगी, कब? जब गुरु अति मार्गी होंगे, यानी कि बहुत तेज़ गति से चलेंगे, अतिचारी होंगे, अति मार्गी नहीं अतिचारी होंगे, और वो आपके तीसरे घर में आ जाएंगे 18 अक्टूबर को। तो क्योंकि वो अतिचारी हैं और अष्टमेश हैं, तो अचानक से अक्टूबर से दिसंबर के बीच में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। गुरु इस बीच में वक्री भी होंगे नवंबर में, तो अचानक से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अदरवाइज ये मान के चलिए कि शुरुआती भाग जो साल का है अप्रैल तक का वो ख़राब है, फिर चीज़ें ठीक होंगी, मई के बाद बेटर होंगी, लेकिन से अक्टूबर के बाद चीज़ें फिर से बिगड़ सकती हैं। स्पेशल प्रेडिक्शन, थोड़ी सी सौम्यता वाणी की अगर रखेंगे बहुत काम आएगी। एक्सेप्टेंस रखिएगा अपने पार्टनर को लेकर, उनकी चीज़ों को लेकर, उनकी आदतों को लेकर। पुरानी बातों पर झगड़ा मत कीजिएगा, बहुत बार होगा इस वर्ष। बड़ों का साथ मिले तो वैवाहिक जीवन अच्छा और चल सकता है, उनसे बातचीत करके, उनसे राय मशवरा लेकर। दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रखेगा मैरिड लाइफ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने लाइफ पार्टनर को समझना है। हम साथ में रहते हैं लाइफ पार्टनर के, लेकिन उनको समझते नहीं हैं। कई बार ऐसे लोगों के बीच में होता है कि भाई एक एक्साइटमेंट होती है जब रिलेशनशिप होता है, विवाह के भी 2-3 साल तक, फिर चीज़ें ना बोरिंग हो जाती हैं या फिर अपने लाइफ पार्टनर को समझना हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ तंग करेगी। पैशन पर ध्यान दीजिएगा, रोमांस पर ध्यान दीजिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दीजिएगा, उसकी बहुत महत्वता है इस वर्ष। तो वर्ष थोड़ा सा मिश्रित ही है, कुछ अच्छे भाग भी होंगे, लेकिन शुरुआती भाग जो है वो थोड़ा सा कष्टकारी है। अब चलते हैं संतान योग की तरफ। देखिए संतान प्राप्ति की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा साल का मध्य भाग तक का टाइम अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु पंचम में है तो संतान प्राप्ति में बाधा देते हैं। 2024 में ही 24 पूरा वो बल्कि आपके पंचम में रहे थे, तो वो कंसीविंग में प्रॉब्लम देते हैं। अब जिनकी कुंडली ऑलरेडी थोड़ी सी पीड़ित है या फिर डिले हो चुका है संतान प्राप्ति, एज ज़्यादा हो चुकी है, उनको प्रॉब्लम्स और आ सकती हैं, या फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, तो केतु प्रॉब्लम देते हैं। अब गुरु जो है ना वो आपके वक्र रहेंगे 4 फरवरी तक, तो वहाँ तक तो प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन उसके बाद वो पंचम को तो पहले भी देख रहे थे लेकिन मार्गी हो जाएंगे, तो थोड़ा सा सुधार मिलेगा फरवरी से लेकर मई तक के टाइम में, जहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन फिर भी बहुत ईजी नहीं रहेगी कंसीविंग इस पीरियड में। जिनकी कुंडली अच्छी है और फर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए फिर भी कंसीविंग हो जाएगी। अदरवाइज ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम दिखा रहा है संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे आपके मई के बाद से, जब केतु आपके पंचम भाव को छोड़ देंगे। तो केतु का पंचम भाव को छोड़ देना एक प्रकार से थोड़ी शुभता दिखाता है। ये होगा 18 मई को। 29 मार्च को शनि आपके 11वें घर में आ जाएंगे, राहु 10वें घर में 18 मई को आ जाएंगे, और गुरु 14 मई को आपके दूसरे घर में चले जाएंगे। तो क्योंकि केतु का प्रभाव हट गया पंचम से, तो उसके बाद संतान के योग थोड़े से बेटर होंगे, क्योंकि शनि योग कारक का पंचम पर प्रभाव है। खैर शनि भी हम जब संतान प्राप्ति की बातें करते हैं तो उतना अच्छा प्रभाव नहीं देते, वो डिले देते हैं, लेकिन केतु क्या है ना, वो कंसीव होने ही नहीं देते। तो थोड़ी बहुत चीज़ें सुधरेंगी मई के बाद से, लेकिन जो सबसे प्रबल योग आपका संतान प्राप्ति का होगा वो होगा अक्टूबर से, अगले साल के अक्टूबर से, क्योंकि वहाँ पर गुरु जो है वो आपके तीसरे घर में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे 3 महीने के लिए। तो ये पंचम से 11वां है, पंचम का लाभ दिखाता है, यानी कि संतान प्राप्ति। गुरु अपने आप में उच्च के हैं, संतान के कारक हैं। ये बीज स्थान होता है, अष्टम भी बीज स्थान होता है, अष्टम से अष्टम भी बीज स्थान होता है, और यहाँ से गुरु आपके नवम को देखेंगे जो पंचम से पंचम है।
तो जो सबसे प्रबल योग आपका संतान प्राप्ति का बन रहा है वो 18 अक्टूबर के बाद से जो साल के अंत तक का टाइम है वहाँ पर बन रहा है। तो थोड़ा सा डामाडोल स्थिति है केतु के कारण, फिर हट जाएंगे, लेकिन शनि का प्रभाव रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी स्थिति आपकी 18 अक्टूबर से साल के अंत की तरफ की है। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की, कुछ स्पेशल पॉइंट जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। सबसे पहला, मानसिक सेहत पर, मानसिक स्थिरता पर बहुत ध्यान देना है। ये वर्ष ऐसा है जब आपको ना मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ना प्राप्त होगी। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस, कुछ प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस, अपनी मानसिक स्थिति, ये सब मिलकर आपको मेंटली बहुत तंग करेंगे। तो मेंटल स्ट्रेंथ पर काम कीजिएगा, शुरू से ही काम करना शुरू कर दीजिएगा। अकेलापन बहुत एहसास होगा। ये ऐसा वर्ष है जब आपको अकेलेपन का एहसास बहुत ज़्यादा होगा। मेनली उसके पीछे शनि देव ही होंगे, क्योंकि वो आपके 11वें घर में आके लग्न को देखें। तो शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो अकेलापन देते भी हैं, अकेलेपन का एहसास भी कराते हैं। कई ऐसे लोग, आप मेरे पास ऐसी कुंडलियाँ हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं जीवन में, लेकिन उनसे जब बात करता हूँ तो वो एक अकेलेपन का एहसास होता है और उनके शनि बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, लग्न में शनि। अभी रिसेंटली मैं किसी से बात करता, पॉलिटिक्स में बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन मुझे पता है कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। जो वो उनके अपने बच्चे तक उनसे जब बात नहीं करते तो वो अकेलापन, शनि लग्न में है, बहुत अच्छे, बल्कि बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, लेकिन जीवन में इतना अकेलापन है वो शनि के कारण है। तो यहाँ पे शनि का प्रभाव लग्न पर आपके आएगा तो अकेलापन होगा। अब अकेलेपन से दूर तो नहीं भाग सकते, उसको यूटिलाइज कीजिएगा। तो किस तरह से कर सकते हैं? अध्यात्म कुछ पढ़िए, अपने आप को और ज्ञानवान कीजिए, अदरवाइज अकेलापन खा जाएगा। तो उस अकेलेपन का लाभ उठाइए, रेदर देन उनसे भागिए। हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना। और इस वर्ष कई बार ना आपके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आएगा, वो भी तंग करेगा। समाज की बातों को, लोगों की बातों को, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा महत्व ना दीजिए, क्योंकि लोगों का तो है काम कहना। आप कुछ भी करें, अच्छा करें तो भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, बुरा करें तो भी उल्टा सीधा बोलेंगे, काम करें तो भी बोलेंगे, ना करें तो भी बोलेंगे। तो ये वर्ष ऐसा होगा जब आपको ना लोगों की बातें बहुत तंग करेंगी। तो कोशिश आपको करना है कि रिएक्ट नहीं करना, लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अपने जीवन पर। ऑब्वियसली ईजी नहीं होता, लेकिन कोशिश करने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कि आप अगर ध्यान दें, ऑब्वियसली अगर कोई जानबूझ के ही पोक करेगा तो कभी कभी रिएक्शन निकल जाता है, लेकिन ध्यान देना है कि आपको ज़्यादा लोगों के एक्सपेक्टेशन के तले नहीं दबना। शांत रहेगा, बदलाव के लिए रेडी रहेगा, क्योंकि बदलाव आएंगे, और अपना फ़ायदा मत उठाने देगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके ना अपने ही उनका फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको भनक भी है, लेकिन आप कहीं रिश्ता ख़राब ना हो जाए चलने दे रहे हैं चीज़ों को। लेकिन एट सम पॉइंट आपको इसको रोकना पड़ेगा। हम सबके जीवन में ऐसा होता है कि हमारा अपना कोई हमें धोखा देता है, कभी कभी हम छोड़ देते हैं, चलो ठीक है, छोटा है, बच्चा है या अपना है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन कभी कभी इट हैज़ टू स्टॉप। और ये वर्ष ऐसा है जब आपको उन लोगों को बताना है कि भाई अब और नहीं चलेगा। चीज़ों को, जो सिंपल चीज़ें हैं ना जीवन में, उसको महत्व दीजिएगा, उसको तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप छोटी छोटी चीज़ों पर महत्व नहीं दे रहे, का महत्व नहीं कर रहे और बड़ी चीज़ों के पीछे भागे जा रहे हैं। ओवर एक्साइटमेंट बहुत बार रहेगी इस वर्ष में, स्पेशली अंत की तरफ, वहाँ पर ध्यान देना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, अपने भौतिक जीवन के साथ ऐसा समीकरण बिठाइएगा कि जो आध्यात्मिक जीवन है वो तालमेल करके आगे चल पड़े। कॉन्शियस बहुत रहेगा कि आसपास क्या चल रहा है, फिर भी आपको कॉन्शियस आसपास की चीज़ों में रहते हुए ईश्वर से भी एक तत्व को जोड़ना पड़ेगा। ओवरऑल इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए वर्ष वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है। पंचम में केतु रहेंगे मई तक, वो भी बुरे नहीं होते, स्पेशली रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए अच्छे होते हैं। साल का जो शुरुआती भाग है केयरफुल रहिएगा वहाँ पर, क्योंकि मंगल पतित हो जाएंगे और वो पतित अवस्था में पंचम को देखेंगे। ये होगा 21 जनवरी और पतित रहेंगे करीबन अप्रैल तक। तो ना यहाँ पे गड़बड़ बहुत हो सकती है, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, गुस्सा, रिबेलियस एटीट्यूड, अपनों से, जो आपके आसपास बच्चे पढ़ते हैं आपसे, उन्हीं से कोई प्रॉब्लम, गलत संगत का असर, ये सब तंग कर सकता है, ध्यान भटकना। तो यहाँ पे ज़्यादा केयरफुल रहेगा। गुरु भी वक्री होंगे साल के शुरुआत में, लेकिन 4 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे, तो वो स्थिरता प्रदान शुरू करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ होगी आपके लिए मार्च से, जब शनि का गोचर होगा, और शनि आपके योग कारक हैं, तो वो आपके 11वें घर में आ जाएंगे और आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि स्टूडेंट्स का भाव होता है, स्टडी का भाव होता है।
सामान्य चीज़ों में हम सबसे पहले उसी को देखते हैं। जब कुंडली देखते हैं तो बहुत और चीज़ें आती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम सामान्य चीज़ें ही बता सकते हैं, राशिफल की एक सीमा होती है, तो पंचम भाव को सबसे महत्व देना चाहिए। तो शनि का प्रभाव योग कारक है, लाभ स्थान में बैठकर देखेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स को बहुत भाग्य का साथ मिलेगा, काम बनेंगे, प्लेसमेंट्स हो, एडमिशन्स हो, रिसर्च हो, इंटर्नशिप्स हो, हर चीज़ में आपको इस वर्ष लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत अच्छा वर्ष है, इसका लाभ उठाइएगा। ये वर्ष ऐसा है जब आपको बहुत प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, बहुत कुछ नया करने को मिलेगा इस वर्ष, एडवेंचरस वर्ष दिख रहा है। कई चीज़ें जो डिले हो रही थी वो दूर होंगी इस वर्ष, कई काम जो अटक रहे थे। लेकिन आपको मॉरली करेक्ट रहना चाहिए। बच्चों को या स्टूडेंट्स को ना कई चीज़ों पर संयम रखना चाहिए, जो चीज़ें उनके लिए एडिक्शन का काम करती हैं, उनका ध्यान भ्रमित करती हैं, उनको ऊर्जा को खंडित करती हैं। कई प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं, उनसे दूर रहिएगा। अपना पार्टिसिपेशन अपने स्टडीज़ में ज़्यादा करना है इस वर्ष, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना है, मेडिटेशन करना है, पूजा पाठ करना है, एकांत में रहिएगा। शनि पंचम को देखेंगे तो एकांती करेंगे, लग्न को भी देखेंगे तो एकांत की तरफ लेके जाएंगे, और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा होता है। अगर एक स्टूडेंट एकांत प्रिय है तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा करेगा। अधिकतम कई स्टूडेंट्स को आप देखेंगे जो अच्छे हैं वो एकांत प्रिय होते हैं, क्योंकि वो एकांतिक जब होगा व्यक्ति तभी तो ध्यान लगाएगा, तभी तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब एक बुद्ध प्रधान व्यक्ति है लेकिन शनि अच्छा नहीं है, तो इंटेलिजेंट होगा लेकिन मन विचलित रहेगा, लेकिन बुद्धि भी अच्छा और शनि भी अच्छा, ऐसे लोग अच्छा करते हैं क्योंकि शनि स्थिरता भी देंगे। तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा क्योंकि शनि का प्रभाव भी दिख रहा है। बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी इस वर्ष, कोई आपका सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है, मैनिफेस्टेशन जिसको हम कहते हैं। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी आपके अंदर, आप नई नई चीज़ों को अपनाएंगे, अपने तौर तरीकों को बदलेंगे। तो बहुत अच्छा वर्ष है स्टूडेंट्स के लिए, तो लाभ ही दिख रहा है। अब उपाय की तरफ चलते हैं। सबसे पहला एक सामान्य उपाय जो आप सबको करना है, हर चीज़ के लिए करना है, बल्कि ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए। ये उपाय आपको, सारे उपाय जो भी बताऊंगा ये आपको 4 पूर्णिमा करने हैं। पहला उपाय, आपको किसी भी देवी मंदिर में जाना है, वहाँ पर आपको खीर का भोग लगाना है, घर में बनाकर लेके जानी है खीर, और जो पूजा सामग्री कोई भी आपके पास हो या आप खरीद सकते हैं, जैसे अगरबत्ती हो गई, धूप हो गया, उसका देवी मंदिर में दान करना है। और वहाँ पर आपको 2 नारियल जिन पर आप चंदन का एक तिलक लगाएंगे, वो दान में दे के आने हैं, और वहीं पर बैठकर आपको किसी भी देवी मंत्र का या दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है। ये पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय है कि आपको किसी भी वृद्धाश्रम में दान करना है पूर्णिमा के दिन। और तीसरा उपाय है कि आपको शिव मंदिर जाना है, एक पात्र में गंगा जल लेना है, उसमें कुछ रोज़ वाटर यानी कि गुलाब के जल की बूंदें डालनी है, और कुछ चंदन के तेल की बूंदें डालनी है, और इससे शिवलिंग का अभिषेक करना है। ये 3 उपाय आपको 4 पूर्णिमा करने हैं अपने वर्ष को एक महत्वपूर्ण वर्ष बनाने के लिए, उसकी सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए। अब चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत के लिए क्या उपाय करने हैं आपको ये उपाय 3 सोमवार करना है। शिव मंदिर जाना है, सबसे पहले शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर शुद्ध दूध से अभिषेक करना है, और उसके बाद थोड़ा सा शहद अर्पण करना है शिवलिंग पर, और शहद अर्पण करने के बाद फिर से आपको शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। कोई भी पुष्प अर्पण करने हैं 2 प्रकार के, बेलपत्र अर्पण करने हैं 11, फिर वहाँ पर आपको 4 घी के दिए अर्पण करने हैं शिवलिंग पर, और शिवलिंग यानी कि महादेव के लिए, और शिवलिंग पर नहीं, यानी कि शिवलिंग पर नहीं रखिएगा, सामने रखिएगा, और हर दिए में कुछ सफ़ेद तिल के दाने होने चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है, और ओम महादेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आपको 3 सोमवार अवश्य करना है। अब बात करते हैं धन, व्यापार, नौकरी, इन सब में स्थिरता रहे, वृद्धि रहे, इसके लिए आपको क्या उपाय करना है। ये उपाय आपको 4 शुक्रवार करना है लगातार। क्या उपाय है, आपको गुड़ की कोई मिठाई बनानी है, चीनी की नहीं, गुड़ की कोई मिठाई बनानी है। हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, पायसम बना सकते हैं, कई प्रकार की मिठाइयाँ हैं हमारे देश में। कोई भी मिठाई जिसमें गुड़ का उपयोग हो, चीनी का नहीं, और उसमें आपको गुलाब जल का उपयोग करना है। इसके बाद क्या करना है, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, गुड़ की मिठाई का भोग लगाना है, 4 घी के दिए भी अर्पण करने हैं, और ओम सौभाग्य स्वरूपिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये 4 शुक्रवार करना है आपको। ये करेंगे तो अवश्य आपको
कई प्रकार के लाभ अपने कार्यक्षेत्र में, बिजनेस में और धन में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ में सब ठीक रहे उसके लिए क्या करना है। ये उपाय आपको 2 शुक्रवार करने हैं केवल। क्या करना है, आपको शिव मंदिर जाना है, पूरे शिव परिवार का पहले जल से अभिषेक कीजिएगा, फिर पार्वती माता और शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा और उसके बाद दोनों का ही थोड़े से गुलाब जल से अभिषेक कीजिएगा। दोनों को ही पुष्पमाला अर्पण करनी है। फिर वहीं पर बैठ के आपको गौरी चालीसा का 3 बार पाठ करना है, शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है और ओम शक्ति स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और साथ ही में आपको दुर्गा मंदिर में भी 2 नारियल अर्पण करने हैं, 1 नारियल अर्पण करना है। तो ये उपाय आप कर लेंगे, अवश्य आपके अगर रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें आपको बहुत हद तक चीज़ें ठीक करने को प्राप्त होंगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।